हो गया, चलो मेरी तरफ कर दो उसको। चलो रे ठीक है, तो पढ़े अब हम, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की जनजातियां। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की जनजातियां, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, जनजातियां क्या होती हैं? जनजातियां क्या होती हैं? जाति। ये पंखा बंद कर दो, ये पंखा बंद कर दो, नहीं तो ये स्पीकर इधर इधर, बस एक बार खींच दो, बस हो गया। चलो, जनजातियां क्या होती बताओ रे। हाँ, क्या जंगल में रहते हैं? वेरी गुड। किसी को बोल मत देना, नहीं तो है ना आपको जंगल में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है ना। और कुछ? काय का समूह होता? नाचने वाला। देखो अरे यूट्यूब वालों, पहले एक बात ये भी ध्यान रखना, मैं जो भी बता रहा हूं ना, मैं यूट्यूब वालों को बोल रहा हूं, वो सब किताबों में लिखा हुआ है ना, बाद में पढ़ा हो मेरे माथे मत आना है ना। चलो आगे बढ़े, और आप भी मत आना है ना। चलो ठीक है, छोड़ो। तो जो भी ये सब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो रे, जनजातियां क्या होती है? तो ये क्या करती है? किसी विशेष क्षेत्र में निवास करती है। किसी विशेष क्षेत्र में क्या करती है? ये निवास करती है। समझ गए ना इतना? साथ ही इनकी भाषा, या इसी को हम बोली बोल देते हैं, भाषा हो गया आपका, रहन सहन हो गया आपका, उसके बाद में आपका क्या, संस्कृति हो गई आपकी, परंपरा हो गई इनकी, और जो प्रथा होती है ना, वो कैसी होती है? तो वो होती है क्या, विशेष। विशेष का मतलब होता है यूनिक होती है, बस इन्हीं के पास वो चीज होती है, बाकी किसी के पास नहीं होती। जैसे इस संसार में एकमात्र जनजाति जो भगोरिया मनाती, उसका नाम है क्या, भील। ठीक है, समझ गए ना अपना? आपकी परंपरा विशेष एक नहीं है। उसी प्रकार गोंड जनजाति की परंपरा अलग है, कोल की अलग है, बेगा की अलग है, भारिया की अलग है, सहरिया की अलग है। तो हर जनजाति की परंपरा, संस्कृति, प्रथाएं, ये सब क्या होती, विशेष होती है। विशेष मतलब स्पेशल उन्हीं के पास होती है, यूनिक होती है, और किसी विशेष क्षेत्र में ही क्या करती है, निवास करती है। जैसे कोई मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में, कोई मध्य प्रदेश के दक्षिणी में एरिया में, कोई पूर्वी, कोई उत्तरी एरिया में, कोई मध्य एरिया में, ऐसे पाई जाती है आपकी। इतना आपको समझ में आ गया? तो जनजातियां क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला एक ऐसा जनजातीय समूह जिनकी भाषा, रहन सहन, संस्कृति, परंपरा और प्रथा क्या होती है, विशेष होती है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। तो जनजातियों की ये डेफिनेशन है, तो आप समझ गए ना कि क्या होती है। और साथ में इनकी एक विशेषता ये होती है, ये सबसे प्राचीन होती है। प्राचीन का मतलब होता है कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है ना, तभी से वो इस धरती पर रह रही है। तो दुनिया का सबसे पहला जो मानव था, वो भी आदिवासी ही था। समझ गए ना इतना? और ये लोग एक स्थान पर जहां पर रहते हैं ना, वहां पर मतलब उनकी कई पीढ़ियां वहीं रहती है। क्या ये खाना बदोश नहीं? खाना बदोश समझते हो? एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है जाए। इसलिए आदिवासी लोगों को भारत का मूल निवासी कहा जाता है। अब जैसे हम हैं, तो हम तो आर्य हैं। आर्य मतलब कहां से आए हम? मध्य एशिया से आए हैं। इतना आपको समझ में आया? लेकिन आप क्या हो? मूल निवासी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप मूल निवासी, क्योंकि आपके पूर्वज सदियों से यहीं रह रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज सदियों से यहां नहीं रहते थे। फिर कहां से आए थे वो? तो मध्य एशिया से आए थे। आपके ये जो कजाकिस्तान और आपका ये कैस्पियन सागर वाला एरिया है ना, इसके आसपास से हमारे पूर्वज आए थे। क्या इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। तो आदिवासियों को मूल निवासी क्यों कहा गया, इसका कारण समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता करते हैं कि आखिर में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिसका नाम था आपका चार्ल्स डार्विन। तो उसकी थ्योरी है, और उसमें मनुष्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है ना। क्या सिद्धांत थे? तो देखो
कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल। लेकिन जियोग्राफी आप पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे भूभाग है। भूभाग क्यों है, जियोड क्यों है, वो उसका कारण हम आपको जियोग्राफी में ही बताएंगे, ठीक है ना। अब आपको इतना भी समझ में आता है कि इस दुनिया में 7 महाद्वीप है। 7 ही है ना कि 8 है? 7 है और 8वां भी आ चुका है ना, जिसका नाम जीलैंडिया है। हाँ, दुनिया का 8वां महाद्वीप भी आ चुका है ना, ध्यान रखना। पर अभी प्रॉपर तरीके से वो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया का 8वां महाद्वीप भी आ गया है, जिसका नाम है क्या आपका, जीलैंडिया। चलो ठीक है, छोड़ो, चलो। अब ये यहां पर मिलेगा आपको क्या, यूरोप है ना, यूरोप। और यहां पर मिलेगा आपको क्या, अफ्रीका। और ये है आपका अंटार्कटिका। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इस एरिया में, कहां पर, इस एरिया में है एक देश जिसका नाम है क्या आपका, भारत। ये है अपना इंडिया। दुनिया का सबसे प्यारा देश कौन सा है, इंडिया ही है, ठीक है ना। हम भले कोई भी हो, हम तो इंडिया को ही मानेंगे क्या, क्योंकि अपना घर भले कच्चा हो लेकिन अपने लिए महल है कि नहीं है। तो कोई यूं मत बोल देना कि स्विट्जरलैंड है या अमेरिका है, ना है। अपन तो पक्के राष्ट्रवादी, इसलिए देश ही, अपना देश ही दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। इतना आपको समझ में आए ना। और हर व्यक्ति के मन में भावना होनी चाहिए। चलो, तो चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि ये जो अफ्रीका है, क्या है ये, अफ्रीका। दुनिया में सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी, अफ्रीका में। चार्ल्स डार्विन बोल रहा है ना, सब मेरा नाम मत लेना बाद में। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला है कि दुनिया में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, अफ्रीका में। और अफ्रीका जैसा आज आपको रेगिस्तानी दिख रहा है ना, इतना बेकार दिख रहा है ना, पहले था नहीं क्या, पहले बहुत हरा भरा था, बहुत संसाधन थे। लेकिन धीरे धीरे एक मानव आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे करते 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 क्या हुआ, इस पूरे महाद्वीप में क्या हो गया, आपका मानव ही मानव हो गया। अब संसाधन हो गए क्या, खाने पीने के कम, जनसंख्या हो गई क्या, ज्यादा। मतलब 1 अनार और 100 बीमार, खाने वाले ज्यादा और संसाधन है क्या, कम। तो संघर्ष क्या हो गया आपका, स्वाभाविक हो गया आपका। इतना आपको समझ में आ गया। जैसे अपने यहाँ पर पोस्ट तो कितनी निकलती है, फार्म बापरे बच्चे कितने भरते हैं, लाखों में। और हमको कैसे बेवकूफ बनाया जाता, 7,000 पद, 9,500 पद, इसमें क्या होता है पहले बताओ, समझ गए। तो सेम ऐसी ही हालत यहाँ पर कि खाने वाले की संख्या ज्यादा और खाना कम। तो ऐसी स्थिति में यहां से लोग क्या करेंगे, पलायन करेंगे। मतलब यहां से लोग अपनी जान बचा बचा कर भागेंगे। तो कोई यहां से भागकर कहां पर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। कोई यहां से भागकर चला जाएगा उत्तरी अमेरिका, कोई चला जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और कोई चला जाएगा कहां पर, आपके मध्य एशिया। कहां पर चला जाएगा, मध्य एशिया। और कोई चला जाएगा भूमध्य सागर के आसपास। यहां पर है भूमध्य सागर, उसके आसपास चला जाएगा। ये यहां पर भूमध्य सागर है ना, इसके आसपास यहां पर आकर रहने लग जाए। इतना आपको समझ में आया। लेकिन यहां पर भी संघर्ष रुका नहीं, इसलिए ये लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, यहां पर अंडमान निकोबार, इसलिए ये लोग क्या करेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अफ्रीका से निकलकर डायरेक्ट कहां पर आते हैं, तो हमारे भारत के अंडमान निकोबार में आते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया से भारत में आते हैं, समझ गए ना। कुछ लोग क्या करते हैं, मध्य एशिया में जाते हैं, मध्य एशिया के बाद में मंगोलिया जाते हैं और मंगोलिया से आकर फिर भारत में आकर बस जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, भूमध्य सागर से निकलते हैं और ये मध्य प्रदेश, आपके भारत के इस एरिया में आकर बस जाते हैं। और कुछ लोग मध्य एशिया से निकलते हैं और भारत के उत्तरी क्षेत्र में आकर यहां पर बस जाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मतलब ओवरऑल अफ्रीका से निकले देश ही भारत, जो लोग ही है कहां पर आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, समझ गए ना। अब देखो, जो अफ्रीका से डायरेक्ट आया भारत में, उसे क्या बोला हमने, निग्रेटो। क्या बोला हमने इसको, निग्रेटो। जो अफ्रीका से डायरेक्ट भारत आया। और जो पहले ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया के बाद कहां पर आया, भारत आया, तो इसे बोला हमने कि आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ऑस्ट्रोलॉइड क्या बोला हमने इसको, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। जो पहले ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया से कहां पर आया, भारत में, इसे क्या बोला हमने, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। उसके बाद में जो पहले मंगोलिया गया और मंगोलिया से भारत में, उसको बोला हमने मंगोलॉइड। क्या बोला हमने इसको, मंगोलॉइड।
इतना आपको समझ में आ गया। और जो आपके ये उत्तर भारत में इधर बस गया आकर, कहां से? आपके भूमध्य सागर से आकर, इसे बोला हमने आपका क्या? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। और जो आपके कश्मीर वश्मीर में आकर बस गए, इन लोगों को बोला हमने आपका क्या? नॉर्डिक। क्या बोला हमने इसको? तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत में 5 प्रजाति आकर बस गई, ठीक है ना। एक तो निग्रेटो जो अंडमान निकोबार में है, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में जो आकर बसे उसे क्या बोल दिया हमने? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। और जो आपके मध्य भारत के उत्तर, आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर आके बसा, बोला क्या? मंगोलॉइड। और जो आपके उत्तर भारत में आकर बसा उसे क्या बोला? भूमध्य सागरीय। क्या? भूमध्य सागरीय। और जो सबसे ऊपरी हिस्से में आकर बस इन्हें क्या बोला हमने? नॉर्डिक। इतना आपको समझ में आया। अब इन लोगों के नामकरण उनकी विशेषता के आधार पर उनको पहचाना जाता है। क्या पहचाना जाता है? कि जो नॉर्डिक होते हैं ना, वो काले तो होते लेकिन बिल्कुल काले ढूस होते हैं। समझ गए ना? काले तो होते हैं लेकिन बिल्कुल काले ढूस होते हैं क्या, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे कि वो डामर शरीर पे लगा के आ गए। समझ में आया। और बिल्कुल बदसूरत टाइप दिखते हैं। कौन? आपके निग्रेटो। होठ बड़े बड़े हैं इनके, मुंह बिल्कुल बड़ा, काले ढूस। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये इनकी भी गलती नहीं है, जलवायु का कारण हुआ है। ज्योग्राफी में बताएंगे आपको। ये क्या है? आपका भूमध्य रेखा के पास में, इसलिए काले ढूस है ये। और काले ढूस के साथ साथ में बड़े अंधविश्वासी, अशिक्षित हैं, क्योंकि आज भी लोग आपको, इनको पता ही नहीं है कि भारत सरकार के पास में बंदूकें भी हैं। उनको ऐसा लगता है उनकी तीर ही दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार है, तो कोई भी जाता ना तीर लगाते हैं, चलाते हैं क्या, है ना। और हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे लोग बोलते हैं मान जा, नहीं तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा क्या सफाई करने में। समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद में ये जो मंगोलॉइड लोग हैं, इनका मुंह है चपटा, चंगेज खां जैसा, और आंखें छोटी छोटी। समझ में आया। मुंह कैसा है? बिल्कुल चपटा, और मुंह है इसके जैसा नहीं, और आंखें क्या है? छोटी छोटी। समझ में आया। तो चपटे मुंह वाले क्या कहलाए? आपके मंगोलॉइड। आपने चाइनीज देखे होंगे ना, चाइनीज लोग, हाँ वो मंगोलॉइड है आपके। तो चपटे मुंह वाले कैसे? चुप रो रहे, कौन से हैं आपके? मंगोलॉइड। उसके बाद में भूमध्य सागरीय लोग हैं ना तो ज्यादा ये भी काले तो हैं, इनका भी मुंह बड़ा है, लेकिन इनका मुंह चपटा नहीं। ठीक है, समझ गए ना सब। उसके बाद में भारत की सबसे खूबसूरत जनजाति आप मान के चलो कौन है? वो नॉर्डिक, क्योंकि कश्मीर वाले एरिया में रहते हैं। इनकी आंखें हरी हरी, रंग गोरा, नाक लंबी, कद काटी ऊंची। तो जो वर्तमान में जो बक्कड़वाल वगैरह, जो आपकी जो अफरीदी वगैरह जो जनजातियां जो मध्य प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये सब नॉर्डिक टाइप है आपकी। तो भारत की सबसे खूबसूरत जनजाति कौन सी आपकी? नॉर्डिक। नॉर्डिक। उसके बाद में आ जाते हैं हम हमारी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति के बारे में। तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति का जो रंग होता है ना, सांवला होता है, ना ज्यादा काले ना ज्यादा गोरे, है ना। बाल होते हैं इनके घुंघरालू, ठीक है ना। हाँ, इनके नॉर्मली जो बाल कैसे होते हैं? घुंघरालू होते हैं। और ये गुस्सेल ज्यादा होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे नाक चढ़ा लेते हैं। कद इनका नॉर्मल होता, लगभग 5 फीट के आसपास इनकी हाइट होती है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना। लेकिन सुन लो रे, आज तक मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छे अगर लोग देखे हैं तो वो देखे कौन से? आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में भील जनजाति के लोग, ठीक है ना। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छे अगर किसी व्यक्ति को देखा है तो वो है भील जनजाति के लोग, ठीक है ना। सही बता रहा हूं, ये रियल घटना है क्या, ठीक है ना। तो अगर आप दूसरे की बात करोगे ना, दूसरे चतरे पड़ते हैं क्या। लेकिन ये लोग है ना, अगर आप बोलोगे भैया खाना खाना तो आपको खाना भी खिला देंगे और आपकी थाली भी धो देंगे क्या वो। और अगर दूसरों को बोलोगे कि भैया खाना खाना है तो बोलेंगे कि यार मैं तो खा लूं, बचेगा तो खिला दूंगा। समझ गए। तो आगे बढ़े। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति वो कौन सी प्रजाति की है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है। इसका मतलब ये है, अपने काम की चीज ये है कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति कौन सी प्रजाति की है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति की। क्योंकि मध्य भारत में जितनी भी जनजातियां पाई जाती है वो किसकी? आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है।
अब इनके परिवार भी आएंगे, एक तो द्रविडियन परिवार आएगा और एक आपका कोलेरियन परिवार आएगा, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। जो दक्षिणी से आकर मध्य में बस गए वो हो गए क्या आपका द्रविडियन, और जो उत्तर से आकर आपके मध्य भारत में बस गए वो हो गए आपके क्या कोलेरियन। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो आपका कौन सा द्रविडियन और एक आपका कौन सा कोलेरियन। कौन सा आपका कोलेरियन। तो द्रविडियन वो होते हैं जो दक्षिण से आकर आपके मध्य में बसे, पहले अफ्रीका से निकले ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया से निकले दक्षिण भारत गए और दक्षिण भारत से फिर जब वो मध्य भारत में आकर बस गए तो ऐसे परिवार को बोला गया है द्रविडियन परिवार। और कुछ लोग पहले अफ्रीका से निकले, मध्य एशिया गए, फिर उत्तर भारत आए, उत्तर भारत से फिर जब मध्य भारत में आकर बसते थे ऐसे परिवार को बोला गया आपका क्या कोलेरियन परिवार। इतना आपको समझ में आ गया? समझ गए ना इतना? तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो कौन सी प्रजाति की है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति की है। ठीक है, चलो यूट्यूब वाले तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं ले लेंगे, अभी अपलोड होगा तब। और थोड़े सब्सक्राइब कर दिया करो ना सभी के सभी, है ना, और शेयर कर दिया करो। बस 1000 सब्सक्राइब हो जाए ना फिर हम लाइव आ जाएंगे क्या, और हमको भी थोड़ा बहुत पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम चलते हैं कहां पर? आपके मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो आपकी एमपी पुलिस एसआई कांस्टेबल वगैरह जो रहती है, पटवारी वटवारी जो भी एग्जाम रहेगी उसमें आपका काम आएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान रखना। अब 2011 की जनगणना का अगर हम बात करें, कब की बात करें? 2011 की जनगणना की हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। कितना है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्लियर हो रहा है इतना? तो भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य कौन सा आपका? मध्य प्रदेश। क्लियर है इतना? अगर हम पूरे भारत की बात करें कि पूरे भारत में जो आदिवासी लोग है कितना प्रतिशत है, तो भारत में जो आदिवासी लोगों की जो जनसंख्या है वो है 8%। कितना प्रतिशत? 8% भारत में। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो हमारी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका कितना? 21.1%। देखो अगर हम ये 8% निकालेंगे ना तो आपका जो भारत की जो जनसंख्या 121 करोड़ में से निकालेंगे। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे ना तो 7,26,809 में से निकालेंगे। नहीं आए समझ में? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, भारत की जनसंख्या अपने आप में 100% है, तो उसका 8% क्या है? भारत आपका कौन सी है? आदिवासी है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या अपने आप में 100% है ना, तो उसका कितना आपका 21% क्या है आपका? जनजातीय लोग। कितना आपको समझ में आ गया? तो मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में है आपका 1,53,16,784। इतने आदिवासी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। 1,53,16,784। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कुल कितनी है? 7,26,26,809। तो 7 करोड़ अपनी मध्य प्रदेश की जनसंख्या है ना, उसमें से 1.5 करोड़ के आसपास कौन सा है आपका? आदिवासी लोग रहते भारत में। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासी लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? 8%। और मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 21.1%। तो देखो 8% बराबर भी ये इतना ही होता है और 21% बराबर इतना ही होता है। समझ में आया इतना कि नहीं आया? आ गया ना? बस हम क्या है कि इसको 121 करोड़ में से निकालते हैं और इसको 7,26,26,809 में से निकालते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है ना? कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब अगर आपसे पूछ ले क्या कि आदिवासी, क्या पूछ ले आपसे? आदिवासी विकास
एवं शोध संस्थान कहां पर है? आदिवासी विकास और शोध संस्थान कहां पर है? तो वो है आपका कहां पर? आपके भोपाल में। कहां पर है? तो आदिवासियों पर रिसर्च कहां पर होती है? भोपाल में होती है। अब रिसर्च क्यों करते हैं? कि उनका विकास कैसे करें। समझ में आए ना? अब भी आप पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका समाज बड़ा अंधविश्वासी है। मैं बताऊंगा आपको विशेषताएं। जो शिक्षित है वही समझ रहे हैं, बाकी तो आपको पता है ना, पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे कि नहीं चल रहे। इस कारण आपकी एजुकेशन में हालात बहुत खराब है। मैं मानता हूं कि आदिवासी कई लोग ऐसे जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड तो सभी है, लेकिन क्या है कि फिर भी कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन है क्या? ठीक है ना? समझ गए ना? और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका अपने समाज का जागरूक ना होना। आज भी आपके समाज में लोग है ना, शादी के लिए 5-5 लाख रुपए खर्च कर देंगे, पर बच्चों को है ना पढ़ने के लिए 50-50 हजार रुपए फीस देने में उनके पसीने छूटेंगे क्या? और ये काली सच्चाई है क्या? समझ गए? अपने यहाँ पर भी एमपीपीएससी में मैं फीस कितनी बताता हूँ उनको? 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए दे देना, क्या दिक्कत है? लेकिन लोग क्या करते हैं? नहीं सर, हमारे घर वाले स्थिति खराब है। 5 लाख रुपए खर्च करने में स्थिति अच्छी है, और 25,000 रुपए शिक्षा में देने में आपकी स्थिति खराब है। तो बड़ी विडंबना है क्या हमारे देश की? चलो कोई बात नहीं, कभी तो सुधरेंगे। हाँ चलो ठीक। अब देखो यहां पर एक जिला है जिसका नाम है क्या आपका? अनूपपुर। और अनूपपुर में एक, आपको पता है, तहसील मान सकते हो, उसका नाम क्या आपका? अमरकंटक। तो अनूपपुर अमरकंटक में क्या है? तो इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय है। क्या है? इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय। मतलब आपकी आदिवासी यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो अनूपपुर के अमरकंटक में। क्लियर है इतना? उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले, ठीक है ना, आपसे पूछ ले कि ये जो छतरपुर है, वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है खजुराहो। नाम तो सुना होगा, ठीक है ना? खजुराहो। खजुराहो में क्या है? तो खजुराहो में है आपका क्या? आदिव्रत संग्रहालय। मतलब यहां पर म्यूजियम है। म्यूजियम समझते हो? कि जो आदिवासी लोग जो पहले क्या करते थे, जो भी हथियारों का यूज करते थे, जो चूल्हे का यूज करते थे, जो घरों का यूज करते थे, उसको यहां पर रखा गया है। कहां पर? आपके छतरपुर में। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि आदिव्रत संग्रहालय कहां पर है? तो छतरपुर जिले के खजुराहो। इतना आपको समझ में आ गया? उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि ये जो है ना, एक जिला है जिसका नाम है क्या आपका? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में भी एक आपका संग्रहालय है, ठीक है ना, जिसका नाम है आपका क्या? बादल भोई संग्रहालय। बादल भोई संग्रहालय। तो आदिव्रत है छतरपुर खजुराहो में, और बादल भोई संग्रहालय कहां पर है? तो वो है छिंदवाड़ा में। आप जाओगे ना बादल भोई संग्रहालय में देखने, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो पुतले बना रखे उन्होंने, जैसे जीवित है क्या? ऐसा लगेगा कि लगेगा ही नहीं कि आपको ये आपके पुतले हैं। वो अपना चूल्हा है, और चूल्हे में वो क्या बोलते थे अपन? फूंक मारते थे उसको। हाँ, क्या बोलते थे? फूंकनी। हाँ, जो भी जिससे अपन फूंक मारते थे, नली जैसी नली आती थी ना, वो ऐसे सेम बताया गया है। ऐसी लकड़ी, ऐसे हथियार सब बताया गया। तो कोशिश करना कि कभी सिलेक्शन विलेक्शन हो जाए तो घूम आना, अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को देखाना। इतना आपको समझ में आया? तो इतना आपको क्लियर हुआ कि बादल भोई संग्रहालय कहां पर है? छिंदवाड़ा में। और आदिव्रत कहां पर है? छतरपुर खजुराहो में। और आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? अमरकंटक अनूपपुर में। और उसके बाद में आदिवासियों पर आदिवासी विकास और शोध संस्थान कहां पर है? तो वो है भोपाल में। तो ये फैक्ट क्लियर हो गए। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि आदिवासी शब्द किसने दिया? किसने दिया था? कमल। तो आदिवासी शब्द देने वाला कौन व्यक्ति था? जिसका नाम था आपका ठक्कर बप्पा। क्या नाम था उसका? ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा। समझ गए ना? पहले लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे इनको, लेकिन आदिवासी शब्द देने वाला कौन था? आपका ठक्कर बप्पा। और आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है क्या?
जहां से मानव अस्तित्व प्रारंभ हुआ है, मतलब प्रारंभ, और वासी का मतलब होता है निवास करने वाले। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रारंभ से ही निवास कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके आदिवासी। और आदिवासी शब्द देने वाला कौन है? ठक्कर बप्पा। आदिवासी संग्रहालय कहां पर है? आदिवासी संग्रहालय और आदिवासी शोध संस्थान कहां पर है? कहां पर? आपके भोपाल में। और अगर आपसे पूछ ले कि बादल भोई कहां पर है, तो वो है छिंदवाड़ा में। और आदिव्रत कहां पर है? और इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? अनूपपुर, अमरकंटक में। तो फैक्ट क्लियर हो गए। भारत में कितना प्रतिशत आदिवासी पाए जाते हैं? कितना प्रतिशत? 8%। और मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत? 21%। क्लियर है इतना? ठीक है ना। चलो, तो अब हम इसको क्या करते हैं? आपके मिटा देते हैं। मिटा दे इसको, ठीक है ना। टाइम हो गया ना, होने दो, कोई बात नहीं। अब आपकी क्लास हम 11:30 बजे तक कर देंगे, चलेगा? अगस्त के लिए सिर्फ चलेगा कि नहीं चलेगा? जाओ में चलेगा? हाँ, क्योंकि अब पढ़ लो, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो कौन सी प्रजाति की है? प्रोटोस्टोलॉइड। कितना प्रतिशत पाई जाती भारत में आदिवासी जनसंख्या? कितना प्रतिशत? 8%। ठीक है, ये तो फैक्ट हो गए। चलो, अब हम देखते हैं क्या मध्य प्रदेश की जनजातियां देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी क्या जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, मुझे पढ़ा रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आए तो पूछ लेना, है ना, ऐसे बैठे मत रहना। नहीं, आप पूछो, कुछ भी पूछो, अगर आपको जो भी पूछना है वो सब पूछ लेना, पर पूछना पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। नहीं तो कुछ भी मत पूछ लेना कि सर आपकी सैलरी कितनी है, तो कोई सैलरी वैलरी नहीं है, ठीक है ना। आप जो फीस देते हो वही सैलरी है। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये है अपना मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया आपको पता पश्चिमी एरिया है, इतना तो सबको समझ में आता होगा। और ये वाला जो एरिया है पूर्वी एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया है दक्षिणी, और ये वाला क्या है आपका उत्तरी, और ये वाला क्या है मध्य एरिया। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कुल 47, कितनी? 47 जनजातियां पाई जाती है। 47, कितनी? 47 जनजातियां। कहां पर? आपके मध्य प्रदेश। उसमें से हम कितने के बारे में पढ़ेंगे? तो हम कुछ विशेष, मतलब अब बोलूंगा नहीं तो यूट्यूब वाले पीछे पड़ जाएंगे। हम कुछ जो स्पेशल, जो मुख्य जनजातियां हैं, उन्हीं के बारे में क्या करेंगे? हम पीछे पढ़ेंगे, मतलब पीछे नहीं पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे। कितना आपको समझ में आया ना? तो मैं कुछ स्पेशल जो टाइप की जो जनजातियां जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ाऊंगा आपको। तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी एरिया में जो जनजातियां हैं, उसमें से जो पहली जनजाति है वो कौन सी है? आपकी भील। और इसी के साथ में कौन सी रहती है? बंजारा। कौन सी रहती है? बंजारा। क्लियर है इतना? उसी प्रकार मध्य प्रदेश के दक्षिणी एरिया में, ये दिख जाएगा ना यूट्यूब पे, यहां लिख देता। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी वाला एरिया है, यहां पर कौन कौन सी जनजातियां मिलेगी? तो आपको मिलेगी भारिया। कौन सी मिलेगी? भारिया। उसके बाद में मिलेगी आपको कोरकू। कौन सी? कोरकू। और कोरकू के बाद में हलवा। कौन सी? हलवा। क्या जनजाति है वो? खाने की चीज नहीं है वो, है भी सही, लेकिन ये तो जनजाति है। उसके बाद में इस मध्य प्रदेश के पूर्वी एरिया में कौन कौन सी जनजाति मिलेगी? तो यहां पर मिलेगी आपको कोल मिलेगी, फिर बेगा मिलेगी, फिर पनिका मिलेगी, और फिर मिलेगी आपको कौन सी? खेरवा। कौन सी जनजाति मिलेगी? खेरवा। ठीक है। और अगर हम उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, उत्तरी क्षेत्र में एक ही जनजाति जिसका नाम है सहरिया। कौन सी है? सहरिया। ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मध्य एरिया में कौन कौन सी मिलेगी? तो एक मिलेगी आपको कौन सी? गोंड। और एक मिलेगी आपको कौन सी? एक और है पारधी। कौन सी है आपकी? पारधी। इतना आपको समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, आपको ये एरिया ध्यान रखना। अब भील और बंजारा तो समझ ही जाओगे आप। बेगा, कोल, कोंड वगैरह कहां पर मिलेगी आपको? बेगा, कोल, बेगा, पनिका, खेरवार कहां पर? पूर्वी एरिया में।
और दक्षिणी एरिया में कौन सी, भारिया, कोरकू और हलवा, और मध्य में गोंड और पारदी, और उत्तर में कौन सी आपकी, सहरिया। समझ गए ना। कुल कितनी जनजातियां हैं, 47। उसके बारे में कुछ कुछ मुख्य जनजातियों के बारे में क्या करेंगे हम, पढ़ेंगे। ठीक है ना। और यूट्यूब वालों की डिमांड होगी तो और भी जनजातियां पढ़ा देंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिटा दे इसको। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो आपको लिखा क्यों नहीं रहा, तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, प्लस मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, है ना। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। चलो मिटा देते हैं। प्रदीप इसमें देखो ना कितना टाइम बचा है। चलो, तो हम क्या करते हैं, अब मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के बारे में देखते हैं। कितना बचा, 23 सेकेंड की मिनट। ठीक है, देखो ये है मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियों के बारे में बताइए, कौन कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कौन सी है, भील। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। कौन सी है, गोंड। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कौन सी है, कोल है, कोल। तो देखो एक है आपका क्या, बी, और एक है जी, और एक है आपका क्या, कोल। ठीक है ना। तो आप ऐसा याद रख लेना कि आपका बी और जी हो गया आपका क्या, बिग, और के तो साथ में याद रख लो। बिग मतलब सबसे बड़ी, बी मतलब भील, और जी मतलब गोंड, और के मतलब कोल। क्लियर है इतना। अब ध्यान रखना, भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति बन गई है भील। इससे पहले कौन सी थी, गोंड, और अब कौन सी आपकी, भील। और मध्य प्रदेश की तो भील जनजाति है ही से आपकी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस जनजाति के बारे में, तो भील जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो मध्य प्रदेश की हम अब भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम भील जनजाति के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो अजय, तो देखो भील जनजाति, भील शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना, भील शब्द का अर्थ होता है क्या, धनुष। क्या होता है, धनुष। कैसे कि देखो ऐसा नहीं मध्य प्रदेश में रहते थे पहले भील जनजाति के लोग, अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। एक शब्द है जिसका नाम है आपका क्या, भिल्ल। एक भाषा है जिसका नाम है आपको पता है, संस्कृत, सभी भाषाओं की जननी। और एक भाषा है जिसका नाम है आपका क्या, तमिल। क्या नाम है, तमिल। और एक भाषा है जिसका नाम है आपका क्या, द्रविड़। कौन सी भाषा है, द्रविड़, द्रविड़ी है ना, सही बात। चलो, तो देखो अब जो संस्कृत में, देखो कुछ लोग है ना भारत में धनुष ले लेके घूमते थे, तो उन लोगों को संस्कृत में जो बात करते थे, तो संस्कृत वालों ने इनको क्या बोला, तो क्या बोला इनको, भिल्ल। क्या बोला, भिल्ल। जो लोग तमिलनाडु में रहते थे और उन्होंने धनुष वाले लोगों को देखा, तो उनको बोला कि आपका बिल्लूवर। क्या बोला, बिल्लूवर। और जो द्रविड़, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत के जो आपके कन्नड़ वन्नड़ जो भाषा के लोगों ने जिन लोगों को धनुष लिए जाते हुए देखा, उनको बोला कि आपका बिल्ल। क्या बोला, बिल्ल। और इन तीनों का समूह, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, धनुष। अर्थात भारत की भूमि पर धनुष लेके घूमने वाले लोगों को क्या बोला हमने, भील। तो सीधा सा क्वेश्चन ये आता है, भील शब्द का अर्थ क्या होता है, धनुष। और चिन्ह भी क्या है आपका, धनुष ही है ना। प्रमुख चीज कौन सी है आपकी, धनुष। इतना आपको समझ में आया। तो अगर आपसे पूछ ले कि धनुर्धारी लोग कौन है, तो वो कौन है आपका, कौन है, भील जनजाति के लोग। इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हो गया ना। अब देखो रे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि भील जनजाति के लोगों को तीरंदाज किसने कहा है, ठीक है ना।
भील जनजाति के लोगों को तीरंदाज किसने कहा है? तो वो कहा है किसने? आपके टॉलमी ने। टॉलमी एक इतिहासकार था, उसने भील जनजाति के लोगों को क्या बोला है? तीरंदाज। आपको समझ में आया? और उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि भील जनजाति के लोगों को वन पुत्र किसने बोला है, तो वो बोला है कर्नल टॉट ने। कर्नल टॉट ने बोला है। तो कर्नल टॉट ने भील जनजाति के लोगों को क्या बोला है? क्या बोला है? वन पुत्र बोला है। क्या बोला है? वन पुत्र। इतना आपको समझ में आ गया? और अगर आपसे पूछ ले कि द भील पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है ना, तो किसने लिखी है? टी.वी. नायक ने लिखी है। किसने लिखी है? टी.वी. नायक ने लिखी। तो भील शब्द का अर्थ क्या होता है? भील शब्द का अर्थ क्या होता है? धनुष। और संस्कृत भाषा का कौन सा शब्द था? भिल्ल। और द्रविड़ भाषा का कौन सा? बिल। और तमिल भाषा का बिल्लू हुआ। और इन सब का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। वन पुत्र कहने वाला कौन है? तो कर्नल टॉट है। और तीरंदाज कहने वाला कौन है? तो टॉलमी है। उसके बाद में द भील पुस्तक लिखने वाला कौन है? कौन है? कौन है? टी.वी. नायक। क्लियर है इतना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये क्वेश्चन पूछ लिया है ना, ये बताओ रे भील शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? धनुष। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अब ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डीप में पूछेगा संस्कृत भाषा के कौन सा शब्द है जिसमें भील भील लिया जाए इस टाइप। चलो अगर आपसे पूछ ले कि भील जनजाति के लोग किस जिले में रहते हैं, तो देखो सबसे पहला जिला है हमारा कौन सा? धार। एक नहीं है, भरे पड़े हैं। उसके बाद में एक जिला है जिसका नाम है क्या? झाबुआ। कौन सा है? झाबुआ। और एक जिला है जिसका नाम है क्या? अलीराजपुर। एक नहीं है। और अलीराजपुर के यहां पर कौन सा है? बड़वानी। कौन सा है? बड़वानी। एक नहीं है? बड़वानी। बड़वानी। फिर एक है हमारा कौन सा? खरगोन। एक नहीं है। फिर एक कौन सा है? खंडवा। कौन सा है? खंडवा। क्लियर है इतना? उसके बाद में एक है हमारा कौन सा? आपका रतलाम। देखो सब दूर पाई जाती भील जनजाति, लेकिन मुख्य रूप से इन जिलों में पाई जाती। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग किस जिले में रहते हैं, तो धार में रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले पहला स्थान किसका है? धार का। और सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में पहला स्थान किसका है? तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? धार में। और प्रतिशत में कहां पर रहते हैं? अलीराजपुर। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जनसंख्या के अनुसार कहां पर? धार में। और प्रतिशत के अनुसार कहां पर? आपके अलीराजपुर में। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, इनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन को देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं को इधर ही बने रहने देना। चलो ठीक है, बने रहने देते हैं। अब देखो यहां पर हम देखेंगे इनका क्या? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, ठीक है। तो सामाजिक जीवन में अगर हम देखेंगे ना, तो ये जनजाति है वो कैसी है? आपकी पितृसत्तात्मक है। कैसी है? पितृसत्तात्मक है। मतलब देखो प्रत्येक जनजाति कैसी होती? पितृसत्तात्मक। तो ये भी कैसी? आपकी पितृसत्तात्मक। मतलब घर का मुखिया कौन होता है? तो पिता होता है। क्या वस्तु? सही बोल रहा हूं? इधर देखो ना, ठीक है। तो ये जनजाति कैसी आपकी? पितृसत्तात्मक है। क्लियर है इतना? उसके बाद में ये जनजाति कई वर्ग में विभाजित है। कई वर्ग में क्या है आपकी? विभाजित है। जैसे कौन कौन से वर्ग है? तो एक है आपका भील है, एक है आपका भिलाला है, एक नहीं है, एक है आपका पटलिया है, एक है आपका बरेला है, ठीक है ना। तो भील, भिलाला, पटलिया और आपका क्या है? बरेला। ये कई वर्ग है इसमें। और इस जनजाति में भी भेदभाव चलता है। समझ में आए ना? ये भिलाला जो लोग रहते हैं ना, अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं। भिलाला और पटलिया मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। और जो बरेला होते और जो भील होते हैं, इनको अपने आप से नीचा मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? और भेदभाव करते कि नहीं? होता? होता है। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना है। पर लोग भूल जाते हैं क्या कि वो भी एक आदिवासी है।
पर ठीक है, अब क्या करें, जो भी है, अब अपने को क्या करना। इतना आपको समझ में आया। तो यहां पर भी सामाजिक भेदभाव चलता ही है। तो इसमें जो ऊंची जात के जो लोग हैं, इस जनजाति में भी ऊंची जात के जो लोग हैं, वो भिलाला और कौन सा आपका पटलिया है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है ना। और उसके बाद में जो पटलिया होते हैं, ये गांव के कहीं ना कहीं मुखिया होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी सरनेम में क्या लगाते हैं, पटेल भी लगाते हैं, और बड़े गर्व से बोलते हैं, सर हम तो पटेल हैं। बढ़िया, अच्छी बात है, मैं क्या करूंगा। समझ में आया? देखो, मुझे है ना जातिवाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बुरा लगती है सब बातें। यार भेदभाव, सब इंसान ही है तो भेदभाव काहेगा? ये बात तो ये भी है ना, सब इंसान है तो भेदभाव किस बात का। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो, समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक, और इसके वर्ग कौन से, भील है, बिलाला है, पटलिया है, बरेला है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें ना, तो ये लोग है ना, मकान को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, ये लोग मकान को बोलते हैं क्या, कू। क्या बोलते हैं, कू। बढ़िया, क्या बोलते हैं, कू। अभी तो मकान ही बोलते हो, और जो ज्यादा अंग्रेज बनते हो हाउस वाउस बोलता होगा या होम बोलता होगा, पर सांस्कृतिक रूप से मकान को क्या बोलते हैं, कू। क्या बोलते हैं, कू। समझ गए ना इतना? बोलेंगे ना आपको, क्या ना कभी मेरे कू में चाय पीने। ठीक है, छोड़ो। उसके बाद में गांव को ये लोग क्या बोलते हैं, इसको फालिया बोलते हैं, फालिया या फलिया। ठीक है ना। गांव को क्या बोलते हैं ये लोग, फालिया या फलिया। इतना आपको समझ में आ गया? क्या बोलते हैं, मकान को बोलते हैं कू, और गांव को क्या बोलते हैं, फालिया या फलिया। समझ गए? उसके बाद में यहां के जो विवाह होता है, विवाह की क्या विशेषता है, तो यहां पर समगोत्री वर्जित है। कैसा है, समगोत्री विवाह क्या है, वर्जित है। मतलब ये लोग अपने जाति, मतलब अपने गोत्र के लड़की से शादी नहीं करते। नानी का तो दादी का तो पता नहीं किस किस का रिश्ता ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और कहीं भी मिस्टेक होती है तो बोलते शादी नहीं हो सकती। अपने इधर ऐसा ही चलता है, सब दूर ऐसा ही चलता है। हाँ सही भी है, गोत्र में तो शादी करना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए ना इतना? पूरा संसार पड़ा है। ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक है, तो समगोत्री विवाह क्या है, वर्जित है। साथ ही वधुमूल्य क्या है, वधुमूल्य है आपका क्या, प्रचलित, जिसको धापा प्रथा बोलते हैं। कौन सी प्रथा, मतलब अब आपको जस्ट अपोजिट दहेज, दहेज जो होता है ना, उसमें जस्ट अपोजिट काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है कि आपको लड़की वालों को दहेज देना होता है। समझ गए? मतलब अगर किसी लड़के को शादी करनी है तो लड़की वाले की या उस गांव में जो भी डिसाइड है, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 70,000, जो भी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, तो आपको देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो शादी नहीं होगी। अब देखो, शादी भी करना, पैसे है नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर उधार लेगा या फिर अपनी जमीन बेचेगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? उधार लिया तो गांव का आपको पता है ना, वो जो रहता है, जो भी क्या सेठ वेठ जो भी महाजन रहता है, आपको पता है ना वो कितना भयंकर ब्याज लेता है। जमीन बेच दी तो वैसे ही बर्बाद हो गए। तो इनकी बर्बादी का कहीं ना कहीं कारण ये भी है आपका। अब देखो, शादी तो करना ही है, अब चाहे उधार लेके करो या खुद कमा के करो। मैक्सिमम लोग उधार लेके करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रथा बड़ी गलत प्रथा है। अब इसमें क्या रहता है कि एक पिता अपनी बेटी की शादी जहां पर करता है ना, उससे पहले ही अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देता है। करता है कि नहीं करता है? कर देता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो वधुमूल्य क्या है यहां पर प्रचलित है। ठीक है ना। यहां पर एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है आपका क्या, साथी अभियान या साथी मिशन। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया क्या आपका, साथी अभियान या साथी मिशन। इसमें क्या किया जाता है, लड़का और लड़की दोनों को समझाया जाता है कि आप क्या करो, पैसे वैसे मत लो और आप पैसे वैसे मत दो, इससे आपका जीवन अच्छे से चलेगा। तो जो जो इस अभियान में जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाना, और कसम खाना कि हम लड़की वालों को पैसा नहीं देंगे, तो लड़की वाले कसम खा लेंगे कि हम भी लड़के वालों को लड़की नहीं देंगे। बात वापस वहीं पर आके अटक जाएगी।
तो बोले हम नहीं देंगे पैसे, तो बोले हम भी लड़की नहीं देंगे, जाओ जो बन सके वो कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। तो मेरे अनुसार तो एक प्रथा क्या है आपकी, गलत है। अब जिसको जो मानना है वो मानो, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो धापा प्रथा भील जनजाति में चलती है, और भील जनजाति में धापा प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? साथी अभियान। के साथी मान जा मत कर बर्बाद, ऐसा ही कुछ है ना। ठीक है ना, बढ़िया है। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। तो गांव को क्या बोलते हैं ये लोग? पू। क्या बोलते हैं? पू। और सॉरी, अरे गांव को तो फलिया बोलते हैं, मकान को क्या बोलते हैं? पू। और समगोत्री विवाह प्रचलित है, वर्जित है? वर्जित है, नहीं करते हैं। उसके बाद में वधुमूल्य प्रचलित है। ठीक है, तो आगे बढ़े। और ये भी बड़े चतरे लोग हैं, लड़की वालों को पैसे दे देते हैं और बापड़ी को उसी को ले जाते, कहां पर? आपके गुजरात में। काम करवा करवा के वसूलते हैं क्या? तो बहुत पैसे लिए तेरे पिताजी ने, अब दे तू कमा कमा के। ठीक है ना। और नहीं तो क्या है, वो भी कुछ गुस्सा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। तो ओवरऑल बर्बादी है। अब आप सोचते हैं सर चांदी वांदी के लिए ले तो मत पहनाओ ना चांदी, क्या दिक्कत है? लड़की को शिक्षा दे तो बहुत है, खरीद लेगी चांदी अपने आप ही। और चांदी पहन के भी आजकल लोग नहीं जमते हो, चांदी वांदी पहन के। अगर कोई चांदी का कड़ा वड़ा से चेन वेन पहन के इसको लगता कवारा है क्या? तो आजकल की दुनिया में सब चेंज हो रहा है ना माहौल। ठीक है, चलो रहे। अब यहां पर क्या करते हैं, हम विवाह के कुछ प्रकार देखते हैं। सुन लो रे, वो एक विवाह होता है आपका क्या? एक विवाह होता है आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह में क्या होगा? लड़का और लड़की भाग जाएंगे क्या, और लड़की का पिता झगड़ा भराएगा फिर। तो प्रेम विवाह को क्या बोलते हैं? है ना। कौन सा विवाह आपका? गंधर्व विवाह। एक है आपका अपहरण विवाह। कौन सा विवाह? अपहरण विवाह। अपहरण विवाह में क्या होगा? लड़की की इच्छा नहीं है कि नहीं जाऊं, लेकिन लड़का जबरदस्ती उठा के ले जाता। नहीं, अपहरण का मतलब वही ना, किडनैप कर लेना, समझ गए ना, हरण कर लेना। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है ना। फिर एक विवाह है जिसका नाम है क्या आपका? घर घुस्सी। घर घुस्सी, लड़की जबरदस्ती आके बैठ जाती है, निजों में तो तेरे ही घर में रहूंगी, तो उससे क्या बोला जाता है? घर घुस्सी। हो गया ना। तो आपका दोस्त खुश है कि दुखी है? छोड़ो छोड़ो। तो जबरदस्ती माथे आना कौन सा विवाह है? समझ गए ना अपना। उसके बाद में अगर कोई लड़की किसी के साथ में भाग जाती है और उसके घर वाले जिसके साथ में भागी उससे शादी नहीं करवाते हैं, या फिर कोई विधवा महिला है, तो जब उसकी डबल से शादी होती है या किसी झगड़े के कारण शादी होती है तो उसका नाम होता नातरा। क्या होता आपका? तो नातरा परिणाते कि नहीं परिणाते हैं? परिणा देते हैं, है ना। हो, चलो। तो नातरा भी विवाह है कि नहीं, प्रचलित है कि नहीं है? और एक आपका कौन सा विवाह है? एक कौन सा आपका? गोल गधेड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट विवाह। कौन सा विवाह? गोल गधेड़ो। कितना आपको समझ में आया? तो कौन कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, घर घुस्सी, नातरा और गोल गधेड़ो। अब गोल गधेड़ो क्या है? तो देखो रे, होता क्या है कि एक पेड़ रहता है, ठीक है ना। उस पेड़ की डाली पर क्या बांध दिया जाता है? कि नारियल बांध दिया जाता है। एक तो नारियल और उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ बांध दिया जाता है, और एक साइड में सब लड़के खड़े रहते हैं और एक तरफ खड़ी रहती क्या? लड़कियां। नहीं, लड़कियां इसके आसपास खड़ी रहती है। ये जो पेड़ है ना, इसके आसपास खड़ी रहती है। शर्त क्या है कि अगर कोई भी लड़का इस पेड़ पे चढ़कर इस नारियल और गुड़ को तोड़ लेगा, इस नारियल और गुड़ को क्या कर लेगा? तोड़ लेगा, तो इस ग्रुप में खड़ी किसी भी लड़की से शादी कर सकता। इतना आपको समझ में आया? मतलब लड़के के पास में गोल्डन चांस, और लड़की मना भी नहीं करेगी कि नहीं करूं, तो कालिया है, नहीं कर सकती वो। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि शर्त है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके हाथ में है एक लठ, सभी के हाथ में एक लाठी, सभी के हाथ में क्या है? एक लाठी। अब लड़का जैसे आएगा ना इस पर तोड़ने के लिए, तो लड़कियां उसको चढ़ने से रोकेगी और उसको डंडे डंडे से पीटेगी क्या? भयंकर मारेगी क्या? समझ में आया?
क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई ऐसा खेबड़ांदा आ गया, मान लो ऐसा खेबड़ांदा लड़का आ गया, तो उनको पता है कि उनकी लाइफ बर्बाद कर देगा। और किसी लड़की को पता कि स्पेशल मेरे लिए चढ़ रहा है, स्पेशल मेरे लिए चढ़ रहा है, तो वो लड़की क्या करेगी, भयंकर मारेगी, क्या उसको चढ़ने ही नहीं देगी। लेकिन मान लो कि अच्छा हैंडसम सा लड़का आया है और पहले से डिसाइड हो गया है कि मैं चढ़ जाऊंगा तो उससे शादी कर लूंगा मैं, तो लड़की क्या करेगी, उसको डंडे के सहारे से चढ़ाएगी, चढ़ 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 तोड़ तोड़। आया कि नहीं आया, समझ में आ गई बात? तो गोल गधेड़ों का मतलब होता है कि गोल मतलब समझो तो गुड़ को तोड़ने के लिए इसको गधेड़ा बनाया जाता, गधा बनाया जाता, मतलब समझ गए ना? तो सब ये विवाह गोल गधेड़ों किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति में? भील जनजाति में। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है क्या? नहीं तो लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर आपकी जिम जाना शुरू कर दें, क्योंकि देखो पढ़ाई वढ़ाई करने का भी उद्देश्य कहीं ना कहीं होता है मनपसंद की लड़की मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तब जब लड़के को पता है कि ये सिर्फ गुड़ तोड़ने से अगर काम बन रहा है, क्यों पढ़ाई करेगा? ठीक है ना? पर ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो क्या है, एक शिक्षा को, जीवन को सुधारने का क्या करती है, काम करती है। अब हम आगे बढ़े, ठीक है ना? चलो इसको मिटा देते हैं ना हम। तो नात्रा किस जनजाति में प्रचलित है? और घर गुस्सी भील जनजाति में, और अपहरण भील जनजाति में प्रचलित है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब इनके कुछ नृत्य देख लेते हैं, कुछ नृत्य देख लेते हैं इनके। देखो एक नृत्य है जिसका नाम है क्या, बड़वा। बड़वा घूमता है ना, अरे बड़वा, अरे वो जो तांत्रिक वांत्रिक होता है और घूम घूम के बातें बताता है ना, बताता है कि नहीं बताता है? बताता है, बिना इंटरनेट के सब भविष्यवाणी कर देता है ना वो, ठीक है ना? जो भी है, तो बड़वा घूमना, उसको बड़वा नृत्य कहा जाता है। घूमता है नहीं घूमता है? और सब सच्ची सच्ची बातें बताए, झूठी झूठी? सच्ची सच्ची 100%। अरे वो तो ऊपर का मन से जो आता है वो बता देता होगा। जो भी है, देख रहा हूं कोई बड़वा बड़वा देखेगा तो मेरे माथे नहीं आ जाता चाहे। ठीक है, छोड़ो सर, क्या कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब एक और होता है घूमर। लोग गोल गोल घेरे घेरे में घूम घूम के नाचते कि नहीं नाचते? नाचते, ठीक है ना? तो बड़वा हो गया, घूमर हो गया, ठीक है ना? और उसके बाद में एक नृत्य और है जिसका नाम है क्या आपका, गोरी। क्या है? गोरी। और गोरी के बाद में एक नृत्य जिसका नाम है डोही। क्या नाम उसका? डोही। अब ये पता नहीं कैसे क्या नृत्य करते हैं, ढोल वोल पे करते होंगे डोही, और गोरी पता नहीं कैसे कैसे नृत्य करते हैं, लेकिन आपको दो नृत्य तो पता है, बड़वा और आपका कौन सा? क्लियर है इतना? तो कौन कौन से नृत्य हो गए आपके, बड़वा और आपका? ठीक है, चलो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं क्या इसके बारे में? चलो ठीक है, अब हम कर देते हैं कि आपका नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आपको समझ में तो आ रही है ना भील जनजाति? बढ़िया। देखो अब इनका जो पर्व होता है उससे बोला जाता है आपका क्या, भगोरिया। क्या बोला जाता है इसको? भगोरिया। कौन सा पर्व बोला जाता है इसको? भगोरिया। अब जो भगोरिया होता है ना 3 स्टेप में होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका गुलालिया। सब लोग चश्मा वश्मा पहन के आते हैं, अच्छी मूछ बड़े बड़ी करके, और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, और इसी के साथ में भगोरिया की क्या हो जाती है, आपकी शुरुआत हो जाती है। और नहीं होती, हो जाती। गुलालिया के बाद में स्टार्ट होता है कि आपका भगोरिया, मतलब सब लोग क्या करते हैं, वो मेले वेले में घूमते रहते हैं, ठीक है ना? तो शुरू होता है तो गुलालिया बोलते हैं, और चलता रहता है मेला तो उसको क्या बोलते हैं, भगोरिया। और जब खत्म होता है तो उसे बोला जाता है उजाड़िया। क्या बोला जाता है उसको? उजाड़िया। उजाड़िया मतलब अब भगोरिया उजड़ गया है, लड़का और लड़की भाग गए हैं। नहीं भागते हैं क्या? नहीं, ऐसा पहले होता था कि लड़का और लड़की भाग जाते थे, फिर घर वाले पकड़ के लाते थे, बोलते चल झगड़ा भाग, ठीक है ना? तो इनका सबसे प्रमुख जो त्योहार है उसका नाम, पर्व है जिसका नाम क्या आपका, भगोरिया। क्या है आपका? भगोरिया। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है ना? इतना समझ में आ गया तो सामाजिक जीवन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इनका? सामाजिक जीवन क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या इनका, आर्थिक जीवन। पहले धार्मिक जीवन पढ़ लेते हैं।
इसमें देखो ना टाइम कितना बचा है। इनका पहनावा, पहनावा कि आखिर में लोग पहनते क्या है? पहनते तो कपड़े ही है, पर कौन सी टाइप के कपड़े पहनते हैं? ठीक है, देखो अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ की पुरुषों की जो वेशभूषा वो अलग है, और जो महिला होती है उनकी वेशभूषा क्या है आपकी, अलग है। देखना पुरुष क्या करते हैं, पुरुष से कुछ स्पेशल आपकी वेशभूषा होती है। एक होता है आपका क्या, इनका पोतिया। क्या होता है आपका, पोतिया। ठीक है ना, तो पोतिया किसे कहा जाता है? पोतिया किसे कहा जाता है? तो पुरुष द्वारा जो सफेद कलर का, सफेद रंग का साफा पहना जाता है उसे पोतिया कहा जाता है। तो सफेद कलर के साफे को क्या कहा जाता है, पोतिया। उसी प्रकार अगर कोई पुरुष रंगीन साफा पहनता है, क्या आपका रंगीन साफा, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका क्या, फेंटा। वो पीने वाली फेंटा नहीं है ना, वो सिर पर बांधने वाली फेंटा है। इतना आपको समझ में आ गया? उसके बाद में एक और होता आपका क्या, टेपाड़ा। क्या होता है, टेपाड़ा। तो टेपाड़ा क्या होता है? पुरुषों द्वारा, क्या आपका, पुरुषों द्वारा घुटने तक जो धोती पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है आपका, टेपाड़ा कहा जाता है। तो पुरुषों द्वारा घुटने तक जो धोती पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है आपका, टेपाड़ा कहा जाता है। इतना आपको समझ गए ना? और इनका जो फेवरेट है आपका, अरे ये जो धोती होती है कभी कभी पहनते हैं, लेकिन इनका जो फेवरेट पहनावा है वो होता है आपका क्या, लुंगी बोलते हैं उसको, लुंगी। देखो धोती और लुंगी में मेन डिफरेंस क्या होता है, धोती को बांधने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है, जबकि लुंगी को क्या किया, लपेटे और निकल लिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बचती है जिसका नाम है आपका क्या, बंडी। क्या होती है, बंडी। ठीक है ना, तो जो हमारी जो बनियान होती है ना उसको ये लोग क्या बोलते हैं आपके, बंडी बोलते हैं। अब ऐसे भी लक्स के कोजी की पहन ली इन्होंने, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, हाथ से सिली हुई जो बनियान पहनते हैं उसको क्या कहते हैं आपके, बंडी। और उसमें भी 3-4 जेब रहते हैं, एक में बीड़ी, एक में माचिस, एक में पैसा, और एक में तम्बाकू वमाकू कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। तो देखो सफेद साफे को क्या बोला जाता है, पोतिया। उसके बाद में रंगीन साफे को क्या बोला जाता है, फेंटा। और जो पुरुष जो धोती पहनते हैं वो घुटने तक आती है उसे क्या बोला जाता है आपका, टेपाड़ा। उसके बाद में ये जो अपनी जो बनियान होती है उसको क्या बोलते हैं लोग, बंडी बोलते हैं। आगे बढ़े अब हम। ठीक है ना, अब देखो रे, महिला वस्त्र की अगर वेशभूषा की बात करें, ठीक है ना, महिला वेशभूषा की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है आपका क्या, सिंदूरी। क्या आता है आपका, सिंदूरी। ठीक है ना, ये एक प्रकार की साड़ी होती है। ठीक है ना, एक प्रकार की क्या होती है, साड़ी होती है। और उसका रंग कैसा होता है आपका, लाल कलर की साड़ी को क्या कहा जाता है, ये है सिंदूरी बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? उसी प्रकार एक और वस्त्र, एक और है साड़ी जिसका नाम है आपका क्या, पिपरा, या इसी का नाम क्या आपका, पिपरिया। पिपरा या प्रिया। ठीक है ना, पिपरा या प्रिया। तो क्या होता है, जब दुल्हन क्या करती है, जो पीले रंग की जो साड़ी पहनती है, पीले रंग की जो साड़ी पहनती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ये लोग प्रिया या पिपरिया कुछ भी बोल देते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? उसके बाद में एक होता आपका इनका क्या, आपका प्रसिद्ध लुगड़ा। क्या होता है, लुगड़ा। ठीक है ना, क्या होता आपका, लुगड़ा। तो ये जो लुगड़ा होता है ना, ये विशेषकर आपकी महिलाओं द्वारा पहना जाता है आपका। देखो ध्यान रखना, ये लाल रंग की साड़ी और पीले रंग की जो साड़ी जो दुल्हन पहनती है, जबकि जो नॉर्मली जो महिलाएं होती है ना, जो आपका हाउस वाइफ होती है ना, इनमें वो जो डेली यूज के लिए जो यूज करती है आपकी साड़ी, उसे बोलते हैं कि आपका लुगड़ा। लुगड़ा कुछ नहीं होता है, साड़ी का एक छोटा रूप होता है। साड़ी को ही क्या करते हैं आपके, छोटा बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं लोग, लुगड़ा पहनते हैं। अब लुगड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि इससे टाइम की बचत होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो छोटी होती है। उसी प्रकार एक होता है कि आपका कछाबू। क्या होता है, कछाबू। ठीक है ना, क्या होता है, कछाबू। तो कछाबू क्या होता है, तो एक प्रकार का ये घाघरा होता है जिसको हम पेटीकोट बोलते हैं। ये घुटने तक आता है। तो घुटने तक पहने जाने वाले घाघरे को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका क्या, कछाबू।
ठीक है ना। अब ध्यान रखना, दोनों में सिमिलरिटी क्या रहती है, दोनों में समानता क्या रहती है, इन दोनों महिला और पुरुषों को, ठीक है ना, क्या पसंद है, इनको बहुत मान के चलो कि गहरा चटक रंग पसंद है। कौन सा? गहरा चटक रंग पसंद है इनको। मतलब जैसे मान के चलो अगर इनको लाल कपड़े पहनना है तो लाल कपड़े भी कैसे पहनेंगे, बिल्कुल लाल चट, और पीले कपड़े भी पहनेंगे तो बिल्कुल पहनेंगे पीले पट, और काले भी बिल्कुल काले ढूस। समझ गए ना। उसी प्रकार सफेद कपड़े पहनेंगे सफेद झक। मतलब इनको तेज कलर बड़ा पसंद है, और ऐसा नहीं कि जानबूझ के करते हैं, मतलब लोगों को वही पसंद आता है। अगर आप इनको बोलोगे ना चलो रे कपड़े ले लो, तो इनको पहली पसंद वही रहेगी इनकी, क्या आपका गहरा चटक रंग। इतना आपको समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी इनकी वेशभूषा समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगर इनकी शारीरिक संरचना की बात करें, अगर इनकी शारीरिक संरचना की बात करें, चलो रे ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। हट जाऊं क्या ना, चलो छोड़, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शारीरिक संरचना की हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि लोग दिखते कैसे हैं, ठीक है। और थोड़ा सैर वैर कर दिया करो रे। चलो अब अगर हम इनके शारीरिक संरचना की बात करें, शारीरिक संरचना, और जो अच्छे दिखते हैं वो बुरा मत मानना है ना, जो बुरे दिखते हैं वो भी बुरा मत मानना। अब जो किताबों में लिखा मैं वो बता रहा हूं ना, ठीक है। तो देखो रे, मैं डायग्राम द्वारा बना लूँ है ना, बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो कल से माथे आ जाओ मेरे, ठीक है। तो देखो इनके जो बाल होते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। अब देखो इनके बाल होते हैं ना, वो होते हैं कैसे, आपके घुंघरालू बाल होते हैं इनके, ठीक है ना। उसके बाद में इनकी आंखें नॉर्मली होती है, काली आंखें होती है, ठीक है ना। उसके बाद में दांत कैसे होते हैं, इनके दांत होते हैं क्या, बारीक होते हैं, ठीक है ना। थोड़े से सांवले सांवले भी दिखते हैं, थोड़े से क्या दिखते हैं, सांवले सांवले भी दिखते हैं, और थोड़े से क्या गुस्सेल टाइप होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो हाइट होती है नॉर्मली 5 फीट के आसपास होती है, 5 फीट के आसपास क्या होती है इनकी हाइट होती है। समझ में आया क्या? तो थोड़ा सा कलर कैसा होता है, थोड़ा सा सांवला होता है, हाइट लगभग 5 फीट के आसपास होती है। उसके बाद में दांत बारीक होते हैं, और थोड़े से गुस्सेल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अगर आप इनके चाले करोगे ना तो आपको ऐसा मारेंगे ना ये, ठीक है ना। और अगर इनसे प्यार से रहोगे तो ये लोग आपको कभी अपनेपन की कभी कमी खलने ही नहीं देंगे क्या। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, और मेरी लाइफ में मैंने आज तक इनसे अच्छे लोग कभी देखे भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप बुरा मत मानना, पर ये जो डायग्राम है वो मैंने बना दिया। मुझे पेंटिंग वेंटिंग तो आती नहीं, तो अपने कमल वमल का डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े ना इतना। चलो, तो शारीरिक संरचना तो वैसे पूछी भी नहीं जाती, लेकिन बता देते हैं आपको, आपके नॉलेज में रहे, ठीक है ना। अब देखिए शारीरिक संरचना हो गई, मतलब इनकी सामाजिक जो जीवन है वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया है, मतलब यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इनके धार्मिक जीवन के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। देखो धार्मिक जीवन के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। चलो अब देखो, सभी जनजातियां क्या होती हैं, अंधविश्वासी होती हैं। तो धर्म के मामले में ये लोग भी कैसे आपके अंधविश्वासी हैं, कैसे हैं, अंधविश्वासी। अंधविश्वासी अच्छा क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि अगर इनको बुखार आता है या कोई बीमार हो जाता है तो पता नहीं किसी भी भगवान की मान ले लेते हैं। और मान भी कैसी लेते हैं, भगवान मुझे अच्छा कर देना, मैं तुम्हें कुकड़ा चढ़ाऊंगा, या फिर एक कच्ची बोतल बोतल नहीं, वो बोतल लगाने वाली नहीं, कच्ची एक मतलब कच्ची दारू की बोतल चढ़ाऊंगा, मतलब कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो देखो रे, सभी जनजातियों को क्या बोला जाता, अंधविश्वासी। किसी भी जनजाति को क्या बोला जाता, अंधविश्वासी। इसके कुछ प्रमुख देवता हैं। एक देवता जिसका नाम है आपका क्या, पायडर महाराज, क्या आपका पायडर महाराज, ठीक है ना। जो दूसरा जो देवता है उसका नाम क्या आपका, भिल्लट देव। कौन सा है आपका, भिल्लट देव, ठीक है ना। ये जो पायडर महाराज और जो ये जो भिल्लट देव स्पेशल, इनको जो ढिंडोर जाति के जो भील है वो मानते हैं इनको। उसके अलावा हमारे हिंदू धर्म की जो देवी देवता, जैसे आपकी शीतला माता,
शीतला माता, उसके बाद में कौन सा आपका अंबिका माता, ठीक है ना। उसके अलावा हनुमान जी है, अपने बहुत सारे भगवान श्री राम वगैरह है, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण वगैरह सबको मानते हैं। मतलब हिंदू धर्म को भी ये लोग क्या करते हैं, आपके मानते हैं। तो हम अपने यहाँ पर जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं वो भी क्या करते हैं, ये भी इनकी भी पूजा करते हैं। लेकिन अगर इनके पारंपरिक भगवान देखा जाए तो पाडर महाराज, बिल्लड़ देव, शीतला माता और अंबिका माता है। तो धार्मिक रूप से कैसी होती है, आपकी अंधविश्वासी होती है। और अंधविश्वासी होने का कारण ये भी है कि आपका ये भूत बाबा पे विश्वास रखते हैं। क्या करते हैं, भूत बाबा पे विश्वास रखते हैं। अब इनमें ठीक है, विश्वास रखते हैं और कुछ भी मानते रहते हैं कि जो डाकनी है ना, रात में ना कुत्तों के ऊपर बैठ के घूमती है, अब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ठीक है, जो भी है। तो भूत प्रेत पे क्या करते हैं, आपके विश्वास रखते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका अंधविश्वासी कहा जाता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति बीमार भी होता है तो पहले डॉक्टर के पास तो पहले नहीं ले जाएंगे, पहले तांत्रिक वांत्रिक के पास ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, आपके डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अगर नहीं समझेगा तो, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया ना। तो भूत वाला कॉन्सेप्ट इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा ही इनके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। हर बात में भूत, हर बात में भूत। कोई बीमार भी हो गया तो भूत, अगर किसी का हो सकता है आप सिलेक्शन ना हो तो आप लोग बोलो कि मुझे तो भूत ने सिलेक्शन में रोक दिया, चलो ठीक है, ऐसा मत बोलना रहे, ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा धार्मिक जीवन कैसा है इनका। अब देख लेते लास्ट पोर्शन इसका, क्या, आर्थिक जीवन। इस जनजाति का आर्थिक जीवन कैसा है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें, अगर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो यह जो जनजाति है वो कैसी है, तो एक निर्धन जनजाति है। कैसी जनजाति है, एक निर्धन जनजाति है। मतलब इस जनजाति के मैक्सिमम लोग गरीब हैं आपके, क्या, ठीक है ना। पर मुझे ये समझ में नहीं आता, इन लोगों के पास में शादी करने के लिए, मतलब लड़कियों को, मतलब इनमें धापा प्रथा चलती है, उसमें कितने कितने देते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, उसमें तो पैसे आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं लोग पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना, सही बोल रहा हूं ना मैं। क्योंकि बात यह है कि जैसे अपने यहाँ की जो MPPSC की फीस है, वैसे तो 50,000 है, लेकिन हम ठीक है आर्थिक स्थिति के आधार पर 25,000 रुपये ले लेते हैं। पर बोलते हैं सर हमारे घर वाले नहीं दे रहे, तो उनको बोलता हूँ कि शादी करने के लिए 5 लाख रुपए तो भारी दे देते हैं, और पढ़ने के लिए 25,000 रुपये नहीं दे रहे, बड़ी मतलब दिक्कत की बात है, क्या समझ लो बात को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो इनके भी दिन आएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं सभी के सभी निर्धन है, मतलब मैक्सिमम लोग अगर आप जनसंख्या के बेस पर देखा जाए ना तो एक निर्धन जनजाति है, ठीक है ना। इनके जीवन का प्रमुख आधार जो है वो क्या है, तो वो है आपका क्या, कृषि। क्या है, कृषि। अब मैं मानता हूं कि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, कुछ लोग आर्मी में हैं, अच्छी बातें होना भी चाहिए क्योंकि आप लोग डिजर्व भी करते हो। और आप लोगों को आर्मी में क्या, आपको कलेक्टर तक होना चाहिए, मैं मानता हूं आपको प्रधानमंत्री तक बनना चाहिए। लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोग आपका क्या है, आपके कृषि पर निर्भर है आपके, ठीक है ना। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, आपका कृषि है, ठीक है ना। अब ये लोग है ना कृषि को 2 नाम से भील जनजाति के लोग कृषि को 2 नाम से जानते हैं। एक का नाम है आपका क्या, चीमाता, और एक का नाम है क्या, आपका दाहिया। तो आपसे पूछ ले कि भील जनजाति के लोग कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो वो है आपकी क्या, चीमाता और आपका क्या, दाहिया। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इनका मुख्य आधार क्या है जीवन का, तो कृषि। कृषि को क्या बोलते हैं, चीमाता और आपका दाहिया। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा जीवन, आपका जो भील जनजाति और जनजातियों से रिलेटेड जो फैक्ट है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करना, कुछ मत करना, ये जो चैनल है ना इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और अगर सब्सक्राइबर बढ़ गए तो फिर मैं आपको MPPSC मेंस के भी आपकी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। उसमें हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और हो सका तो अगर डिमांड रही तो आपका नीति शास्त्र भी पढ़ाएंगे। उसके अलावा हिंदी के भी लेक्चर आएंगे, इंग्लिश के भी लेक्चर आएंगे, जो भी आपकी आने वाली ऐसा में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।